डिग्री सपनों की राह या धोखे का जाल। आप अपनी डिग्री के साथ खड़े हैं और उस डिग्री के साथ साथ आपके मन में ये सवाल और चिंता ये है कि क्या ये डिग्री आपके फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए सही है या नहीं। ये चीज़ें आपको सता रही हैं। पहले तो लोगों को सिर्फ डिग्री की चिंता थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से जॉब की भी चिंता हो रही है। वो इसलिए क्योंकि भाई साहब जॉब मिलेगी या फिर नहीं। लेकिन आज के टाइम पर लोगों को डिग्री और जॉब के साथ साथ एजुकेशन की भी चिंता हो रही है। वो इसलिए क्योंकि भाई साहब पिछले कुछ सालों से पेपर लीक होने का रीति रिवाज चल रहा है। आम आदमी जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। नौकरी की ऐसी हालत हो रखी है जहां एक सीट पर हजारों लाखों लोग विराजमान होना चाहते हैं। तो क्या हो रहा है आपके फ्यूचर के साथ, आपके डिग्री के साथ? क्या ये डिग्री वाकई में आपके फ्यूचर को बेटर बना सकती है या ये सिर्फ एक धोखा है? बहुत से लोगों को मन मर्जी जॉब ही नहीं मिल रही है और जिनको मिल भी रही है उनको उनके हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो प्रेशर में आके काम कर रहे हैं। कंपनी आपको आपके हिसाब से पैसे क्यों देगी? आप 50,000 की डिमांड करेंगे तो वहां पे लोग 40 में भी काम करने के लिए हैं, 30 में भी काम करने के लिए हैं, यहां तक कि 25 में भी काम करने के लिए लोग हैं। यानी कि एक पैकेज में कंपनी 2 लोग को रख सकती है, जिसकी वजह से कंपनी का काम भी जल्दी निकलेगा। तो क्या करोगे आप? क्योंकि मजबूरी है। वो मजबूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि भाई साहब जो सभी कर रहे हैं वो आप भी करेंगे। तो जो सभी कर रहे हैं अगर वो आप भी करेंगे तो आगे चल के भीड़ तो मिलेगी ही, यानी कंपटीशन तो होगा ही। अब बात करते हैं कि ये कंपटीशन बढ़ता कैसे है। अगर गांव में या फिर सोसाइटी में एक बंदी की भी सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसका सारा का सारा प्रेशर पूरे गांव के बच्चों पर डाल दिया जाता है, ये बोलकर कि देख उनका लड़का। ये जो वर्ड है ना, देख उनका लड़का, ये इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। इसके वजह से जो स्टूडेंट्स है वो अपने इंटरेस्ट वाले फील्ड को छोड़कर 4 लोगों की बातों में आकर सालों साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, ये सोचकर कि उनको भी एक सिक्योर जॉब मिल जाएगी। इस सोच के वजह से सारे के सारे स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद होता क्या है? उसके बाद कंपटीशन पर कंपटीशन होता जाता है। सीट्स तो कम है ही, हर साल लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, और जो फॉर्म भरते हैं उसके वजह से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसके पास जाना होता है, जिसका फायदा होना होता है, उसका हो जाता है। फिर आते हैं आप लोग। बाद में पता चलता है भाई साहब पेपर तो लीक हो गया। फिर आप लोग जो कि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, अब क्या करेंगे? फिर से तैयारी करेंगे, फॉर्म भरेंगे, उसमें से हो सकता है कुछ सिलेक्ट होंगे, नहीं तो क्या पता भाई साहब उसके पहले पेपर ही लीक हो जाए, क्योंकि रीति रिवाज को भी तो निभाना है। तो इस एजुकेशन सिस्टम में आप ऐसे ही गोल गोल घूमे जा रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये एजुकेशन गलत है, लेकिन अपने फ्यूचर को 100% इस एजुकेशन सिस्टम के भरोसे अगर आप छोड़ेंगे तो आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। मैं यहाँ पर एजुकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिस्टम की। अब ये सिस्टम क्या है, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, कौन बनाया, क्यों बनाया और कैसे बनाया, ये सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं। आजकल के टाइम पर ये एजुकेशन कम सोशल स्टेटस बहुत ज्यादा बनते जा रहा है। किसके लिए? पेरेंट्स के लिए, कि भाई साहब हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में जाएगा, अच्छी पढ़ाई करेगा। लेकिन रियल वर्ल्ड में इसका क्या मतलब है कि भाई साहब अच्छा स्कूल, अच्छी पढ़ाई, इसका मतलब ये कि भाई साहब आपका मोटा पैसा लगने वाला है। रही बात स्टूडेंट्स की, तो उनको तो खुद ही नहीं पता चल रहा है कि उनको उनके लाइफ में करना क्या है। वो खुद के फील्ड के बारे में सोचे या फिर जो रिलेटिव्स बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं, उनके बारे में सोचे। उनको खुद क्या करना है उनको खुद ही नहीं पता चल रहा है। सो एजुकेशन का मेन पर्पस होता है आपको नॉलेज से भर देना। लेकिन भाई साहब नॉलेज के लिए पढ़ कौन रहा है? सब तो रट्टा पे रट्टा मारे जा रहे हैं, सिलेबस पे सिलेबस खत्म किए जा रहे हैं, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। और जो बड़े भाई कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही चल गया है कि भाई साहब डिग्री तो पैसे कमाने के लिए लिए जा रहे हैं, तो फिर सिलेबस चाहे समझ में आए या फिर ना आए, रट्टा मार के पास करे, चाहे कैसे भी उनको पास आउट होना है। अब हम जान लेते हैं कि इस एजुकेशन सिस्टम को क्रिएट किसने किया, लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सिस्टम एग्जैक्टली में होता क्या है। सो व्हाट इज सिस्टम? सो देखिए, जो सिस्टम होता है उसका मतलब ये होता है कि किसी भी काम को करने के लिए उस काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इसका पहले से डिजाइन तैयार होता है। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आई तो इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। आपने प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर कभी न कभी मूवीज में ऐसा जरूर देखा होगा कि कोई बंदा अगर वर्क कर रहा है ऑफिस में और उस वर्क में अपना वो दिमाग लगाता है तो वहां पे ही उसको रोक दिया जाता है और ये बोला जाता है कि इसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कंपनी के हिसाब से काम करना है, यानी कंपनी के सिस्टमैटिक रूल्स के हिसाब से आपको काम करना है और आपको भी कंपनी के सिस्टम के हिसाब से ही काम करना होता है। ठीक इसी तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें भी सिलेबस पहले से तैयार है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें पहले से रेडी हैं। सिर्फ इसमें ही नहीं, जितने भी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनमें भी अपना अपना रूल्स और रेगुलेशंस होता है। और इस सिस्टम को बनाता कौन है, यानी रूल्स और रेगुलेशंस को बनाता कौन है? उस फील्ड के टॉप के लोग इस सिस्टम को बनाते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि इसमें गलत क्या है, एजुकेशन
तो एजुकेशन होता है, चाहे नया हो, 10 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, तो यानी नॉलेज तो नॉलेज होता है, तो इसमें गलत क्या है? तो यहाँ पे मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम की। इसमें आपको पर्टिकुलर डिसाइडेड फील्ड दिखाई जाती है, यानी डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकिंग सेक्टर एटसेट्रा। इस सिस्टम में पहले से ही सिलेबस तैयार है और आपका जो कैरियर मेन्यू होता है वो भी पहले से यहाँ पे तैयार किया गया होता है और वही आपको परोसा जाता है। यहाँ पर आपके इंटरेस्ट की बात नहीं होती है, अगर होती भी है तो पहले कैरियर का मेन्यू रख दिया जाता है, फिर आपको बोला जाता है कि भाई साहब इसमें से आपको क्या बनना है। अब हम आते हैं अपने मेन सवाल की तरफ, जो कि ये है कि इस एजुकेशन सिस्टम को क्रिएट किसने किया, क्यों किया और कैसे किया। साल था सन 1806, जहां पर नेपोलियन आर्मी और प्रशियंस आर्मी के बीच में एक युद्ध हो रहा था। लेकिन खास बात यह थी कि उस टाइम पे प्रशियंस आर्मी को बेस्ट आर्मी मानी जाती थी, यानी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। लेकिन स्ट्रॉन्ग आर्मी होने के बावजूद भी उस वार में वो जो प्रशियंस आर्मी थी वो नेपोलियन आर्मी से हार जाती है। इस चीज को देखते हुए उनके जो लीडर्स थे, यानी प्रशियंस के जो लीडर्स थे, वो सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, उनकी आर्मी स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी नेपोलियन आर्मी से कैसे हार सकती है। ये सारी चीजें देखने के बाद वो जो प्रशियंस आर्मी के लीडर्स थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो नेपोलियंस आर्मी थे वो क्या कर रहे थे कि अपने लीडर्स के कमांड्स को फॉलो कर रहे थे, वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे थे, यानी अपना दिमाग नहीं लगा रहे थे। लेकिन उनकी जो फोर्स थी, यानी जो प्रशियंस की फोर्स थी, वो सही तरीके से कमांड्स को फॉलो नहीं कर रही थी, वो अपना दिमाग लगा रही थी, जिसकी वजह से होता क्या है कि उनको अपना आधा इलाका दे देना पड़ता है नेपोलियन आर्मी को। इस इंसिडेंट्स के बाद जो प्रशियंस लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि हमें कुछ ऐसा तैयार करना पड़ेगा जिसके वजह से उनकी जो आर्मी है वो सही तरीके से कमांड्स को फॉलो करे, यानी उनके सीनियर्स जितना बोले वो उतना ही कर सके, वो अपना दिमाग ना लगाएं। अब वो सोच रहे थे कि वो ऐसा करेंगे तो करेंगे कैसे। इन सारी चीजों को परखने के बाद उन्होंने 8 इयर्स एजुकेशन सिस्टम को लागू किया। उसमें क्या था कि 6 साल से लेकर 13 साल तक एजुकेशन सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया जाए हर एक स्टूडेंट्स के लिए। वहीं से स्टार्ट होता है द प्रशियंस एजुकेशन सिस्टम। अब इस सिस्टम का मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद ये था कि आने वाले जो जनरेशन है उनको इस तरीके से तैयार किया जाए जो कि वो सिर्फ सीनियर की बातों को सुन सके, वो किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ सीनियर की परमिशन ले, ना कि वो अपना दिमाग लगाएं। फिर उन्होंने जैसा सोचा था ये सिस्टम उनको वैसा ही रिजल्ट देने लगा। ये ऐसा सिस्टम था जो कि पूरी दुनिया को बदल देने वाला था। ठीक उसी टाइम पर फैक्ट्रीज भी काफी तेजी से ग्रो कर रही थी, लेकिन उन फैक्ट्रीज के मालिकों को दिक्कत थी। वो दिक्कत ये थी कि उन फैक्ट्रीज में काम करने के लिए उनको वर्कर की जरूरत थी, लेकिन जो पहले के लोग हुआ करते थे वो खेतीबाड़ी करके अपना छोटा सा प्रोडक्ट या फिर कारोबार चला के अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो लोगों को पसंद नहीं था कि वो अपना काम छोड़कर किसी और के लिए काम करें, क्योंकि वो खुद ही उगाते थे और खुद ही खाते थे। सो एज अ लेबर वो दूसरों के यहाँ पर जाके काम क्यों करेंगे। प्रशियंस लीडर्स को अपने इस सिस्टम की वजह से काफी अच्छा रिजल्ट मिल चुका था, जिसके वजह से ऑल ओवर कंट्री इस चीज को भी अपनाना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पर उनका मोटिव क्या था कि जो लोग थे जो कि कारोबार कर रहे थे उनके जनरेशन को, यानी आने वाली जनरेशन को इस सिस्टम में डाल दिया जाए कि जब वो पढ़ाई करके बाहर निकले तो उनका एक ही मोटिव होना चाहिए कि मुझे पैसे कमाना है, जिसके लिए उनको मजबूरन जॉब करना पड़ता था, जिसके लिए उन्होंने पढ़ाई की है। यानी जिस चीज की उनको पढ़ाई कराई गई है बाद में उसी चीज से रिलेटेड ही उनको जॉब दी जाती थी। पैसा कमाना मेन प्रायोरिटी इस चीज को दी जाती थी। इस तरीके से जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स की कमी थी उसको पूरा किया जाता है। उस टाइम पर इंडियंस ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, लेकिन उस टाइम पे वो जो ब्रिटिशर्स थे वो थे तो बहुत कम, लेकिन इतने बड़े इंडियंस को कंट्रोल करना मुश्किल था, यानी उनको कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती थी। जिसकी वजह से क्या हुआ कि थॉमस बेबिंगटन मकाउले नाम का एक पर्सन था जिसने की एक प्रपोजल क्रिएट किया इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। इस चीज को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना चाहा। फिर क्या हुआ कि उस टाइम पे लॉर्ड विलियम नाम का एक बंदा था जो कि ईस्ट इंडिया का जनरल गवर्नर था। उसने क्या किया कि 1835 एक्ट के तहत इस एजुकेशन सिस्टम को लागू कर दिया। ये चीज भी प्रशियंस एजुकेशन सिस्टम के बेस पर ही बनी थी। लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स उनका भला चाह रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता था ब्रिटिशर्स धीरे धीरे से ही सही वो हमारे ऊपर कंट्रोल पाने लगे। यानी उनके यहाँ पर ऑफिस में क्लर्क से लेके आर्मी वाले तक इंडियंस भर गए, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो इंडियंस को इंडियंस के खिलाफ ही काम करवा रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब इतने साल हो गए, अब तो सारी चीजें ठीक ही हो रही होंगी, लेकिन उसका असर अब कैसा दिखता है वो हम जानने वाले हैं। बच्चा होने से पहले
पहले पेरेंट्स ये सोच लेते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल कॉलेज में भेजेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। फिर क्या होता है, जब बच्चा कुछ सालों का होता है तो उसके ऊपर बैग डाल दिया जाता है, टाई, आईडी कार्ड, ये सारी चीजें डालकर उसको टाटा बाय बाय कर दिया जाता है 15-20 सालों के लिए। यही सोच ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया और वो सक्सेसफुल रहे। आप जो बार बार परमिशन मांगते हैं पानी पीने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए जो आप परमिशन मांगते हैं, बाद में अगर टीचर मना कर दे तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, जो कि तब से चली आ रही है। आपको छोटी छोटी चीज करने के लिए बार बार आपको टीचर से परमिशन मांगनी पड़ती है। इसी तरीके से बच्चा अगर स्कूल में कुछ अलग करना चाहता है तो उसको ये बोल दिया जाता है कि जो सिलेबस में है सिर्फ उतना ही करो, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यानी आपको कुछ सब्जेक्ट परोस दिए जाते हैं और आपकी लाइफ उन्हीं 6 से 7 सब्जेक्ट में निकल जाती है। उसी टाइम पर आपके क्रिएटिविटी, आपके थिंकिंग पावर को 6 से 7 सब्जेक्ट के जगह पर रिप्लेस कर दिया जाता है। फिर बाद में जब आप पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की एज में आ जाते हैं, जहां पर आपको जॉब करना मजबूरी बन जाता है। फिर आपका इंटरेस्ट कहां गया? पहले के टाइम पर फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा हुआ करती थी और वर्कर्स बहुत कम थे, लेकिन आज के टाइम पर फैक्ट्रीज यानी कंपनीज वगैरह बहुत कम है और पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत ज्यादा हो गए हैं। लोगों को नौकरी ही नहीं मिल रही है। भाई साहब, मिलेगी कहां से जब स्टार्टअप ही नहीं है? तो स्कूल कॉलेज में एक अच्छी जॉब कैसे लेनी है ये चीजें सिखाई जाती हैं। तो भाई साहब, जब बिजनेस ही नहीं रहेंगे तो भर्ती कहां से निकलेगी? फिर आप बोलोगे कि भाई साहब गवर्नमेंट तो जॉब ही नहीं निकाल रही है। भाई कहां से देगी? सभी को रिप्लेस करके देगी क्या आपको जॉब? और आज के टाइम पर एआई का जमाना चल रहा है भाई साहब, बड़ी बड़ी कंपनी लोगों को निकाल दे रही है, तो रिप्लेसमेंट तो होगी ही ना। अब हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि भाई साहब आपके पास क्या रास्ता है। सो अब बात आती है कि क्या हम अपना कॉलेज छोड़ दें? तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको जितना हो सके उतना आपको कॉलेज से नॉलेज लेना है, क्योंकि नॉलेज इज द पावर टू मेक बेटर लाइफ। यहाँ पर बात हो रही है कैरियर की। आपको स्मार्ट तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लोर करना है कि मार्केट में और नई नई चीजें क्या है जो आप कर सकते हैं, जो कि आप स्किल्स, नई नई स्किल्स सीख कर आप सारी चीजें कर सकते हैं, जिसके वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिजिटल वर्ल्ड में भी एंटर कर सकते हैं, यानी आप सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं, और भी जितने भी नई चीजें मार्केट में जरूरी हैं, या फिर आप स्टार्टअप कर सकते हैं। जो भी आपको इंटरेस्टिंग चीजें लगे वो चीजें आप कर सकते हैं। इन सारी चीजों को करने से पहले आपको इन सारी चीजों का मतलब पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं इतने बड़े बड़े नाम को सुनकर वो भाग जाते हैं पहले ही। वो इसलिए क्योंकि भाई साहब ये नाम थोड़े प्रोफेशनल लगते हैं। और इन चीजों को करने के लिए आप गूगल, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं नई नई चीजों को सीखने के लिए। इन सारी चीजों को सही तरीके से सिखाने के लिए यूट्यूब पर हर दूसरा बंदा कोर्स बेच रहा है, लेकिन उसी प्लेटफॉर्म पर हर तीसरा बंदा उसी चीज को फ्री में सिखा रहा है। तो आपको स्टार्टिंग में पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपको नहीं हुई होंगी तो आप इस वीडियो को वापस से देख लेना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।